हम जब कहते हैं मन और जब इस्तेमाल करते हैं शब्द मस्तिष्क, मस्तिष्क आपका ब्रेन है, लेकिन मन क्या है और मन कहाँ है? आप सभी सोच रहे होंगे, हाँ, ये तो अभी कभी हमने सोचा ही नहीं। मन और मन का सिद्धांत। अब करते हैं मन और मस्तिष्क की। हम कई बार ये कहते हैं, मन की बात, मन का सिद्धांत, लेकिन मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है? अगेन, जब हम कहते हैं माइंड एंड ब्रेन, how many of you all think mind and brain are the same? कई लोग यही भ्रांति में जीते हैं कि मन और माइंड दोनों सेम। कई लोग यही भ्रांति में जीते हैं कि मन और ब्रेन, मन और मस्तिष्क दोनों सेम। हमने ब्रेन ट्यूमर सुना है, हमने माइंड ट्यूमर कभी नहीं सुना, which also means that मन और मस्तिष्क, माइंड एंड ब्रेन दोनों ही विपरीत हैं। So let's understand. For the first time, I am introducing you to the theory of. Let's understand where mind is and where it is in your system. Because कई लोग जानते हैं, I'm sure you're also trying to find out and giving the answers कि मन कहाँ है। मन एक्चुअली एक माइंड या ऊर्जा का एक गोला है। मन वाकई में एक ऊर्जा का गोला है जो हमारे इर्द गिर्द है। इट्स अ बॉल ऑफ एनर्जी विद द सेंटर ऑफ इट इन द पिट ऑफ आवर। इसीलिए जब कभी भी स्ट्रेस या तनाव होता है, घबराहट होती है, सबसे पहले जो हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, बटरफ्लाइज इन द स्काई। हम सभी को पता है कि इफ वी कट अ फुट, हम सभी को पता है कि इफ वी कट ओपन द गट देयर आर नो बटरफ्लाइज कमिंग आउट। इसीलिए जब भी तनाव या घबराहट में बटरफ्लाइज होने लगते हैं, या हम जब कहते हैं गट फीलिंग, ये गट फीलिंग आती ही वहां से जहाँ पे सेंट्रल पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, जहाँ पे वो टिंगलिंग फील करता है, जब माइंड उसे संवेदना भेजता है या डिस्टर्ब हो, और ये अपने वातावरण से वाइब्रेशंस रिसीव करता है और गिव करता है। This is how we are exchanging vibrations, and that is why that ball of energy is interacting with each other. कई बार आप अपने कलीग्स हैं या फैमिली में कोई लोग हैं, सिबलिंग्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वहां पे जब भी कोई लो फील करते हैं तो आप उस ऊर्जा और वाइब्रेशन से समझ जाते हैं that there is something wrong. ये कैसे पता चलता है? क्योंकि माइंड जो ऊर्जा का ये गोला है, जो हमारे चक्रों के साथ में भी जुड़ा हुआ है। और अगेन, जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि चक्रों के बारे में आप जान सकते हैं फ्रॉम एनी स्पेसिफिक वीडियो फ्रॉम यूट्यूब टू अंडरस्टैंड हाउ दी सेवन चक्रास फंक्शन। तो ये जो ऊर्जा है जो गिव एंड टेक करता है, इस ऊर्जा के वाइब्रेशंस को आइए समझते हैं कि डॉक्टर जॉन कैपस द्वारा दिया गया ये मन का सिद्धांत जो है, थियरी ऑफ द माइंड, जो इनकी देन है to see how exactly the ball of energy is picking up, giving and receiving information from the environment to within and from within to the environment. वो कैसे हो रहा है? बाहर से, जैसे हम कहते हैं, परिस्थिति से मनस्थिति और मनस्थिति से परिस्थिति में कैसे ये एक्सचेंज। क्योंकि ऊर्जा का गोला है प्राइमरीली दो हिस्सों में बटा हुआ। 10 से 12% जो है, इसको हम कहेंगे सचेत मन या जागृत मन या चेतन मन। लेकिन इस सचेत मन का जो कार्य है वो क्या है? क्या काम करता है? सचेत मन इज लाइक अ प्रोसेस। ये महसूस करता है, गले लगाता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है या निर्णय। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जजमेंट, दूसरों को आकलन। इस जजमेंट से, जैसे मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आवर पॉकेट्स आर फुल ऑफ लीव्स। सो सचेत मन हमेशा इस अवेयरनेस के द्वारा जागृत रहता है और अपने एनवायरनमेंट को जज। लेकिन आपको लगा कि आपका सारा मन, संपूर्ण मन ये सारा कार्य कर रहा है। जैसे 10 से 12% मैंने कहा कॉन्शियस माइंड कार्य, ये आपका प्रोसेसर। 88 टू 90% जो विपरीत पार्ट है उसका, इसको हम अवचेतन मन या अर्धजागृत मन, सबकॉन्शियस। अब जैसे कॉन्शियस माइंड का अपना काम है जो महसूस करना, तर्क लगाना, विश्लेषण करना, जजमेंट या निर्णय। तो ये नीचे के 88 टू 90% पार्ट को जब हम कह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का क्या, इसको हम कहेंगे स्टोरेज या हार्ड डिस्क। और ये हार्ड डिस्क 6000 गुना पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जजमेंट नहीं।
जो भी आप इस हार्ड डिस्क में रखते हैं, इट सिंपली सेज सो बी इट तथास्तु। और कैसे अब इस तथास्तु शब्द को हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये सारा जो पावर है, 6000 गुना पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। और सबकॉन्शियस माइंड में जैसे हम कहते हैं, अगर हार्ड डिस्क को ये पता है कि परेशानी क्या है, इसी हार्ड डिस्क को ये भी पता है कि इसकी शुरुआत कब होगी। इसीलिए हम आयु प्रतिगमन में जब जाते हैं, सचेत मन को बायपास करते हुए इस हार्ड डिस्क में जब टटोलते हैं, तो आपके सारे पॉइंट ऑफ एंट्री, जहाँ से आपके इश्यूज की शुरुआत है, जहाँ से आपकी बीमारियों की शुरुआत, जैसे मैंने कहा, सोच से संवेदना, संवेदना से ऊर्जा और ऊर्जा से भौतिक शरीर। तो अवचेतन मन को ये सारी बातों का पता है। इसीलिए सम्मोहन के द्वारा हम सचेत मन को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहाँ पे सचेत मन ऑब्जर्व तो कर रहा है, लेकिन उसका कोई नियंत्रण नहीं। क्योंकि सचेत मन में होते हैं हमारे डिफेंसेस, डाउट्स और डिबेट्स। इनके बियॉन्ड जाकर जब हम कार्यप्रणाली में चिकित्सा करते हैं, वहां से निकल के आती हैं आपकी नई बिलीफ सिस्टम्स। और इन नई बिलीफ सिस्टम्स को ही हम खोज रहे हैं कहीं ना कहीं अवचेतन मन से, कि हमारा पहचान और परस्पर कैसे हमें उस सवाल का जवाब दे कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का उद्गम कहां से। सो इस हार्ड डिस्क को खोजने का या इस हार्ड डिस्क में किसी तरह से सर्च करने का एक नुस्खा है, एक तरीका है। ये तरीका सबकॉन्शियस माइंड हार्ड डिस्क है, तो सचेत मन प्रोसेसर है। ये प्रोसेस क्या करता है, उन सारी कही गई चीजों को, जैसे हर एक हार्ड डिस्क के दो हिस्से हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के भी दो हिस्से, प्रिमिटिव माइंड या पुरातन मन, या मॉडर्न मेमोरी, या आधुनिक याद। प्रिमिटिव माइंड जैसे हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिमिटिव या पुरातन का मतलब ही यही है कि इसमें पास्ट लाइफ, कार्मिक डेटा, एक्यूमुलेटेड एनर्जी इम्बैलेंसेस, जो हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा है, इसके साथ में हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों से आई गई वो सारी डीएनए इंफॉर्मेशन, जो उनके प्रॉब्लम्स, उनकी डिप्रेशन, उनकी डायबिटीज, उनकी कई ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से वो त्रस्त, क्योंकि जनरेशन से वो इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के द्वारा हमें भी प्राप्त की गई है। तो यही चीज हमारे पुरातन मन। और इसके अलावा फाइट फ्लाइट, जिसकी मैंने अभी पिछले वीडियो में बात करी थी, संघर्ष या पल, ये सारे जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, डीएनए और एवोल्यूशनरी डेटा और पास्ट लाइफ कर्मों की बातें, वो सारा सब कुछ आपके अंतर में प्रिमिटिव में। तो ये मॉडर्न मेमोरी क्या करता है, ये है आपकी आधुनिक याद। और आधुनिक याददाश्त का मतलब ही यही है कि आपके इस जन्म की, फ्रॉम द टाइम जब आप माता के गर्भ में कंसीव हुए थे, तब से लेकर अब तक का ले, और इसमें आपके संपूर्ण प्रोसेस को या अनुभवों को दर्ज किया गया है। कैसे ये रहता है, कैसे यहाँ पर आता है, इसको हम आगे देखें। सो जागृत मन से, अब जागृत और मॉडर्न मेमोरी, जो आपका आधुनिक याददाश्त है, इसके बीच में भी एक फिल्टर है। इस फिल्टर को हम कहते हैं क्रिटिकल फिल्टर या आलोचक मन। इसके दो हिस्से हैं, जैसे आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं इस पार्टीशन में। एक हिस्सा जो है वो क्रिटिकल कॉन्शियस कहा जाता है, और दूसरा है क्रिटिकल सबकॉन्शियस। और ये फिल्टर डेवलप होता है 0 से 8 साल के लिए। कैसे? सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड रिलीजियस कंडीशन। सोशियो मतलब सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और धार्मिक। जैसे कहीं कोई व्यक्ति बड़ों से बात करना, उद्धट अवस्था में बात करना या उद्धट वॉइस में बात करना बुरी बात है। उनसे नेगेटिवली बात नहीं कर सकते हैं या ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। ये आपका आलोचक मन डिसाइड करता है इस फिल्टर का, क्योंकि किसी भी 0 से 8 साल के बीच में बनता है क्रिटिकल फिल्टर। आपके सचेत और मॉडर्न मेमोरी के बीच में है क्रिटिकल फिल्टर, आलोचक मन। ये फिल्टर दो हिस्सों में बना, क्रिटिकल कॉन्शियस और क्रिटिकल सबकॉन्शियस। ये हमारी सारी कंडीशंस को होल्ड करता है। फिल्टर का काम क्या होता है कि जो चीज हमें चाहिए उसको रखना, और जो चीज यूजलेस है उसे डिस्कार्ड करना, जो हमारे किसी फायदे की नहीं। तो यदि आप कहीं बाहर जाते हैं या किसी पार्टी में या गैदरिंग में गए और वहां पर आप किसी चीफ मिनिस्टर के भतीजे से मिलते हैं या उसके पर्सनल सेक्रेटरी से मिलते हैं, और किसी एक एवरेज ड्राइवर से या किसी क्लर्क से मिलते हैं, किसकी बातें आपका क्रिटिकल फिल्टर रेडीली कॉपी करेगा? शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन सही बात कि कोई भी व्यक्ति जो ज्यादा पावरफुल है, उसकी बातें हमें ज्यादा ध्यान देती है। महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके साथ में आपका पहचान और परस्पर संबंध अच्छा है,
उसकी बातें आपको याद रहेंगी और जो व्यक्ति अ, जिनके साथ में आपका पहचान और परस्पर संबंध प्रभुत्व का नहीं है, उनकी बातें शायद डिस्कार्ड करें। तो ये फ़िल्टर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और धार्मिक अ, गुणवत्ता पर फ़िल्टर होता है हमारे क्रिटिकल फ़िल्टर में, जिसके आधार पे हम जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, उसे हम रखते हैं, जैसे पहचान और परस्पर संबंध और जो चीज़ बुरी लगे, उसको हम शायद याद रखते हैं, लेकिन बिटरनेस, एक नेगेटिव एसोसिएशन के द्वारा। फलानी की देवरानी या किसी का भाई या किसी का बड़ा भाई या पिताजी या माताजी या सास या बहू, ये सारे किस्से और जो एसोसिएशन है, क्योंकि जो आलोचक मन ऊपर की तरफ आ रहा है, क्रिटिकल कॉन्शियस ये है पहचान और क्रिटिकल सबकॉन्शियस ये है पहचान और परस्पर संबंध। सो लेयर ऑफ जजमेंट और लेयर ऑफ इमोशनल चार्ज। एक उदाहरण देता हूँ, लेयर ऑफ जजमेंट और इमोशनल चार्ज का। जब हम किसी चीज़ की पहचान करते हैं, उसका परस्पर संबंध हमें जो भी इमोशनल चार्ज देता है, उससे कई बार लोग जब सिर्फ़ किसी व्यक्ति का नाम मात्र ले लेते हैं, तो आपको गुस्सा आने लगता है या अनप्लेजेंटनेस या टेंशन बिल्ड होने लगता है। क्यों? क्योंकि पहचान उस व्यक्ति के नाम से या उनकी प्रेज़ेंस से और उनके व्यवहार से हमारी होती है। बॉस बुरा होना, सास का बुरा होना, फ्रेंड का अच्छा होना, लव रिलेशनशिप्स में अच्छाई का महसूस करना, ये सारा जो प्रोग्राम है बिहेवियरल, वो इस क्रिटिकल फ़िल्टर में है। और ये क्रिटिकल फ़िल्टर हर एक व्यक्ति के लिए यूनिक है। क्यों? क्योंकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड रिलिजियस कंडीशनिंग जो है वो यूनिक है। और इस कंडीशनिंग को लेकर हम चलते हैं, जब भी हमें कोई चॉइस करनी होती है, ये चॉइस हम इन रेफरेंसेस के आधार पे करते हैं। कोई उदाहरण जैसे कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना बहुत अच्छा था लेकिन सर्विस बहुत खराब। तो उस रेस्टोरेंट के साथ में आपकी पहचान और परस्पर संबंध कैसा होगा? या तो आप खाना याद रखेंगे या तो सर्विस। तो कई लोग इस तरह से इसका वर्गीकरण करते हैं। अब लेट्स से कि एक बच्चे को मार्कर पेन मिल गया और उसने जाकर दीवार पर अपना मास्टरपीस बनाया और बच्चा बहुत खुश है मार्कर को पाकर। लेकिन मदर किचन से आई और उसने एक बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया कि ये मार्कर से आपने क्या खराब कर दिया? नेवर एवर डू दिस। डाँटती है, फटकारती हैं। अब ये बच्चा जब नेक्स्ट टाइम इसी मार्कर को देखेगा टेबल पे रखा हुआ, तो उसे क्या याद आएगा? वो मास्टरपीस जो उसकी रचनात्मकता थी या माँ का थप्पड़? आपको आंसर मिल गया, माँ का थप्पड़। क्यों? क्योंकि दैट इज़ एसोसिएशन विथ दैट मार्कर एवरी टाइम जो मुझे याद रहे। इसी प्रकार से व्यक्तियों के साथ में, जगह के साथ में, ओहदों के साथ में और लोगों के साथ में हमारा ये परस्पर संबंध बनता है कि मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरी मौसी अच्छी हैं, मेरे चाचा ने मेरे पापा के साथ ये किया, वो किया, जो भी। अभी हमने बात करते हुए ये सीखा कि कॉन्शियस माइंड प्रोसेसर है, सबकॉन्शियस माइंड में 2 हिस्से हैं लाइक अ हार्ड डिस्क, मॉडल मेमोरी व्हिच इज़ योर डी ड्राइव, प्रिमिटिव माइंड व्हिच इज़ योर सी ड्राइव, जहाँ पे सारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स प्रोग्राम्ड है। अब आपके इनपुट डिवाइसेज़ क्या? इनपुट का मतलब होता है कीबोर्ड, माउस, कैमरास, ये आपके इनपुट हैं। प्रोसेसर में जो सूचना इकाइयों को लाते हैं। तो आपकी 5 इंद्रियाँ जो हैं, ये आपकी सूचना इकाइयों को अंदर लाने के रास्ते हैं। तो ये इनपुट डिवाइसेज़ हो गए जिनको कॉन्शियस माइंड प्रोसेस करता है। वातावरण में क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसा आपको महसूस करना है, वो कॉन्शियस माइंड जब क्रिटिकल फ़िल्टर में लाता है, पहचान और परस्पर संबंध के द्वारा आपका वो व्यवहार, वो इच्छा, वो पूरी ना होने के कारण आपका जो हर्ट, एंगर, ग्रीव, झुँझलाहट, जो भी आप महसूस करते हैं एज़ अ परस्पर संबंध, वो नीचे आता है। और सचेत मन में जो है, जो सूचना इकाइयाँ आती कहाँ से? अभी आप बैठे हैं तो आपका वातावरण, एनवायरनमेंट, बॉडी, क्योंकि आप अभी जब बैठे हैं टेम्परेचर कितना है, कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ द सीट ऑन योर बैक, ये सारी सूचना इकाइयाँ जो आपके शरीर से आ रही हैं। कोई स्मेल आ रही है, कॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उसको और भी इनपुट के द्वारा कंपेयर कर रहा है। जैसे संजीव कपूर अगर बैंगन का भरता बना रहे हो और आप उसे टीवी पर देखते हैं तो आपके एनवायरनमेंट से आपको उस चीज़ का पूरा ब्यौरा समझ में आने लगेगा और बॉडी से आपको ये महक भी महसूस होने लगेगी। कॉन्शियस माइंड ये सोचेगा कि अच्छा ये ऐसे बना रहे हैं, मेरी दादी तो ऐसे बनाती थी या हमारे घर में तो ऐसे बनता है, उसमें वर्टिकल कट्स लगेंगे, ऑयल लगेगा, फिर वो गैस पे जाएगा या सबकॉन्शियस माइंड उसको आपकी मेमोरी से रिकॉल कर तो इस तरह से जब भी कोई घटना आप देखते हैं और जब भी जैसे अभी भी मैं थियरी ऑफ द माइंड समझा रहा हूँ आपको, आप जो नॉड दे रहे हैं कि हाँ, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में और आपका फ़िल्टर अभी मेरी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेयर कर रहा है आपके प्रीवियस रेफरेंसेस से और शायद मैं उसमें बिलीव करूँ तो मैं कॉपी कर लूँगा मॉडर्न मेमोरी में वरना नहीं, नहीं
ये पूरा मॉडल मेरे समझ में नहीं आ रहा और उसको आप डिस्कार्ड कर दें। कल शायद आपको ये मॉडल याद भी ना रहे। तो आपकी याददाश्त भी जो है, बच्चों को पहचान और परस्पर संबंध पढ़ाई की वजह से जब होता है कि पढ़ाई बुरी है और या कोई सब्जेक्ट बुरा है और सब्जेक्ट कभी बुरा नहीं होता। पढ़ाने वाला जो टीचर है वो अच्छा या बुरा होता है और उस टीचर के साथ में जो पहचान और परस्पर संबंध है, उसके आधार पे आप उस विषय की वो सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं। जैसे कि मेरे बचपन में मुझे मैथ्स टीचर हमेशा बेंच पर खड़ा करती थी और क्लास से बाहर निकाला। अनुशासनहीनता का प्रतीक वो मुझे मानती थी। लेकिन जब भी वो मुझे बाहर निकालती थी, आज उसी समय मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मैथ्स एक पेनफुल सब्जेक्ट है और मैं उसे कभी याद नहीं रख सकता। अनकॉन्शियसली आज भी मुझे मैथ्स के कैलकुलेशंस में दिक्कत। तो आज वो सारे आपके बच्चे जो हिस्ट्री नहीं याद कर पाते हैं, डेट्स क्योंकि पता नहीं है क्यों याद रखनी। साइन थीटा, कॉस थीटा क्या काम है? और ऐसी पढ़ाई को करने का क्या फ़ायदा जो मैं अप्लाई ही नहीं कर पाऊँ? सिर्फ़ ग्रेड लेने के लिए, नंबर्स लेने के लिए या कंपैरिज़न की वज़ह से यदि मैं कर पा रहा हूँ, तो मेरी मदर कुछ गलत है। वो मुझे पुश कर रही हैं टू लर्न समथिंग व्हिच आई डोंट वांट टू बेसिकली लर्न। तो क्रिटिकल फ़िल्टर में ये सारी जो पहचान और परस्पर संबंध है, वो डिसाइड करता है कि कैसी जो इन्फॉर्मेशन है, वो मॉडर्न मेमोरी की हार्ड डिस्क में आएँगी या निष्कासित हो जाएँगी। सो धीरे, धीरे, धीरे जैसे भी ये इनपुट्स आते हैं सचेत मन में, आपका सचेत मन जो है, वो सिर्फ़ डेढ़ घंटे तक इस इन्फॉर्मेशन को सँभाले रख आफ्टर 1 एंड हाफ टू 2 आवर्स ये जगह ये का जाता कहाँ है? सही, आप सोच रहे हैं कि मॉडर्न मेमोरी में आएगा लेकिन वो फ़िल्टर होके आएगा। तो वो आता है आपके क्रिटिकल फ़िल्टर में क्रिटिकल कॉन्शियस टू क्रिटिकल सबकॉन्शियस। जब आप रात को सोते हैं, पूरे दिन की थकान इस प्रकार कुछ दिखती है, फ़ज़ीनेस, जिसको हम ओवरलोडेड क्रिटिकल फ़िल्टर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक रैम होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में रैम होता है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा टैब्स आप ओपन कर लेते हैं, तो रैम हीटेड होने लगता है, आपका फ़ोन गरमाने लगता है और वो रिकॉल करने में लैग करेगा। सेम लैपटॉप या टैब के साथ में भी होता है। तो हर एक प्रोसेसर की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे अगर मैं इस लैपटॉप पे एंटर, 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 एंटर करता रहूँ, तो लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो फ्रीज़ हो जाएगा, राइट? तो वो फ्रीज़ होने का मतलब ही कॉन्शियस माइंड को फ्रीज़ करना है और सम्मोहन में आप अपनी सूचना इकाइयों को 4000 मैसेज यूनिट से ऊपर ले जाते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड गिव अप करता है। उसकी जो रैशनैलिटी जो डिफेंसेस, डिबेट या डाउट्स है, वो टेक्स अ बैक सीट और फिर वहाँ से एक क्लियर होता है क्योंकि ये फ़िल्टर जब चोक हो जाता है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है और आत्म-सम्मोहन या ब्रेथ वर्क या प्राणायाम के द्वारा इस फ़िल्टर को हमेशा क्लियर किया जा सकता है। सो इस फ़िल्टर को जब हम क्लियर करते हैं, इस फ़ज़ीनेस को 24 आवर क्योंकि माइंड रिक्वायर्स स्लीप, योर बॉडी रिक्वायर्स है। तो जब ये फुल फटीग्ड हो जाता है, थकान महसूस करता है, तब हमें झपकी आने लगती है। लंच के बाद में भी हमको जो एनर्जी ड्रॉप हम महसूस करते हैं, ये ऑलरेडी फ़ज़ी फ़िल्टर की निशान है और इसको हम क्लियर कर सकते हैं, जब रात को हम सोते हैं, तो हमारा ये सारा जो ब्यौरा है, ये पूरी तरह से क्लियर होता है ड्रीम प्रोसेसेस के द्वारा। ड्रीम प्रोसेस पे मैं एक अलग कंप्लीटली ड्रीम इंटरप्रिटेशन और ड्रीम प्रोसेस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, जिसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं और जब ये कॉपी होता है आपके सोने के बाद, नीचे जब आता है ये पहचान परस्पर संबंध या तो पेन या प्लेज़र, सुख या दुःख के रूप में अ, वर्गीकृत होता है। सो कॉन्शियस माइंड से ये सूचना इकाइयाँ जब क्रिटिकल फ़िल्टर में आती हैं और नीचे की तरफ आती है, लेट्स से आपका किसी के साथ में पहली बार मिलना होता है, वो व्यक्ति ने आपसे रूडली बात करी, तो वो पेन कंपार्टमेंट में एसोसिएट होगा। पहचान और परस्पर संबंध उस व्यक्ति के साथ में मैं कभी बात नहीं करूँगा, ये आप ऑलरेडी चॉइस कर चुके हैं और आपके जो अच्छे अनुभव हैं, उनको बार-बार आप महसूस करना चाहते हैं, दीज़ बिकम योर कम्फर्ट ज़ोन। क्योंकि जो मैंने उम्मीद करी, वो मुझे मिल गया। रूल्स वर्सेस एक्सपीरियंस। रूल्स और एक्सपेक्टेशंस है आपके चेतन मन में और एक्सपीरियंसेस और अनुभव जो है आपके अवचेतन मन। जब आपके रूल्स और एक्सपेक्टेशन मीट विथ योर एक्सपीरियंसेस, लाइफ इज़ हैप्पी। और जब आपकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता है या आपकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत आपके अनुभव हो जाते हैं, देन लाइफ बिकम्स दिस इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द वर्क दैट वी डू, प्लेज़र और पेन। सो जब हम इसको प्राणायाम के द्वारा क्लियर करते हैं इस पहचान और परस्पर संबंध पेन और प्लेज़र को जब ब्रेथवर्क के द्वारा खुशी और गम के साथ में जब ये होता है, खुशी और गम के साथ में हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, ओवरलोड द कॉन्शियस माइंड टू क्रिएट अ पैसेज थ्रू द डिफेंस मैकेनिज़म्स एंड देन प्लेस अ सजेशन विथ हिप्नोटिक प्रॉम्प्ट। और इसी चीज़ से आपके 6000 गुना पावरफुल माइंड में हम जब अवचेतन मन में कोई सुझाव रखते हैं, इसमें डिबेट या डाउट नहीं होता और आपका सचेत मन ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और
वो सारा सुझाव आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और 6000 गुना पावरफुल काम करता है। इसी प्रकार से हम रिग्रेशन करते हैं, उन घटनाओं को जो पेनफुल घटनाएँ हैं, उनका रिकॉल करना, रिविज़िट, रिक्रिएट एंड इस फ़ॉर्मूला से हम चिकित्सा करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट्स में लिखें एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर सम ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू।